माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट का बॉटनी के क्लास में वेलकम है। वायुमंडल की चर्चा को जारी रखते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल में उपस्थित गैसों का विवरण, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन से गैस उपलब्ध होते हैं और उन गैसों का महत्व क्या है, जीव जंतुओं के लिए वह गैस किस रूप से उपयोगी हैं। तो वायुमंडल में जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो गैस का आवरण है, साधारण रूप से धरती के चारों ओर जो गैस का आवरण है वही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। तो गैस अगर नहीं होंगे तो वायुमंडल का निर्माण क्या होगा, नहीं होगा। चाहे जो भी गैस हो, चाहे ओजोन गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, जितने प्रकार की गैसेस हैं उनके द्वारा ही क्या होता है, वायुमंडल निर्मित होता है। और वायुमंडल हमारे धरती की तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो धरती का तापमान क्या होगा, स्थिर आपका नहीं होगा और धरती का तापमान क्या हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, जो सामान्य जीवन के लिए सुलभ नहीं होता है। तो कुछ गैसें जो होती है जो बहुत हल्की होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये ऊपरी मंडल में पाई जाती हैं। आपको मैंने चर्चा किया था इग्जोस्फीयर बाह्य मंडल के बारे में। तो हाइड्रोजन जो है बहुत हल्की गैस है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह अपनी ओर इसको खींच के नहीं रह पाता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन जो है बाह्य मंडल में पाया जाता है, ऊपरी मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ऊपरी ओर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस उपलब्ध होती हैं, क्योंकि ये बहुत हल्की होती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींची हुई नहीं रह पाती हैं। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों में आपका सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन गैस जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी मात्रा लगभग 78% के आसपास होती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 78% के आसपास होती है। अब नाइट्रोजन सारे जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतुओं के लिए नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन आवश्यक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन केवल पेड़ पौधे में ही ऐसी क्षमता होती है कि नाइट्रोजन का आयन के रूप में उपयोग कर पाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है और हम जो दूसरे जंतु हैं वह पौधों के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ये जंतुओं के द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो जंतु जो नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे वह कहाँ से प्राप्त करते हैं, आपके पौधों से क्या होता है, प्राप्त करते हैं। सो नाइट्रोजन जो है आपका वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। और नाइट्रोजन का एक दूसरा प्रारूप है यहाँ N2O, जिसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी वायुमंडल में उपस्थित होता है और अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर क्या होता है, उपस्थित होता है, बारिश की बूंदों के साथ उपस्थित होता है। सो नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि प्रोटीन जो है या एंजाइम है उसका मुख्य घटक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब सामान्य कोशिका लें, कोशिका भित्ति, उसमें भी क्या होता है आपका नाइट्रोजन क्या होता है, उपस्थित होता है। प्रोटीन है, एंजाइम है या दूसरे सारे ऐसे रसायन हैं जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। सो अगर प्रोटीन या एंजाइम नहीं होगा तो कोई भी जीव क्या होगा, जीवित नहीं रह सकता है। चाहे वो सूक्ष्म जीवाणु हो, चाहे वो बड़े आकार का जीव जंतु हो। नाइट्रोजन क्या होता है, पादपों के लिए भी आवश्यक होता है और जंतुओं के लिए भी क्या होता है, नाइट्रोजन आवश्यक होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है आपका, प्रोटीन निर्माण में इनका उपयोग होता है, एंजाइम निर्माण में इनका नाइट्रोजन का उपयोग होता है। सो नाइट्रोजन जो है पौधे सीधे रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सीधे रूप से प्राप्त नहीं होने के कारण इनका क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जो जीवाणुओं के द्वारा ही संभव होती है। चाहे वो राइजोबियम जीवाणु हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो। सो दो प्रकार के सूक्ष्म जीव, साइनोबैक्टीरिया तथा राइजोबियम, उनमें वो क्षमता होती है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में परिवर्तित कर देते हैं
और पादप जो है अमोनियम आयन को फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रोजन, उस प्राप्त नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन तथा एंजाइम के निर्माण में करते हैं। सो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग पौधों के द्वारा क्या होता है आपका, नहीं होता है। पौधे सीधे रूप से नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। पौधे प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और ये नाइट्रोजन की प्राप्ति पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया द्वारा संभव होती है। की प्राप्ति नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया जो जीवाणुओं तथा साइनोबैक्टीरिया के द्वारा संभव होती है। के निर्माण में करते हैं। तो नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है पौधों द्वारा, नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन तथा एंजाइम निर्माण में किया जाता है। एंजाइम के निर्माण में किया जाता है। तो नाइट्रोजन अति आवश्यक तत्व होता है पादपों के लिए तथा जंतुओं के लिए, लेकिन चूंकि पादप भी सीधे रूप से इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है जो जीवाणुओं जैसे आपका राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया आपका है, नॉस्टॉक है, एनाबीना है, इनके द्वारा क्या होती है आपकी संभव हो पाती है। उस नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन तथा एंजाइम के निर्माण के लिए होता है। अभी नाइट्रस ऑक्साइड है जो दूसरा मुख्य गैस है जो वातावरण में उपस्थित होता है, वायुमंडल में उपस्थित होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर क्या होता है उपस्थित होता है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन जिसे कहते हैं, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, जो त्वचा के लिए क्या होता है नुकसानदायक होता है। वह नाइट्रस ऑक्साइड जल में घुलता है और जल की बूंदों के साथ धरती पर अम्ल वर्षा के रूप में उपस्थित होता है। अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर उपस्थित होता है। धरती पर उपस्थित होता है। इसके अलावा आपका यह सल्फर डाइऑक्साइड है कुछ मात्रा में उपलब्ध होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, जो सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 और H2SO4 के रूप में आपका अम्ल वर्षा के रूप में उपस्थित होता है। तो अम्ल वर्षा के जो 3 प्रारूप हैं, एक तो हो गया आपका नाइट्रस एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल है और सल्फ्यूरस अम्ल है जो अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर उपस्थित होगा। आपका जो अगला महत्वपूर्ण गैस है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। जो जीवनदायिनी गैस है उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। और ऑक्सीजन सीधे रूप में पादपों के द्वारा तथा अन्य जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और पादप तथा जंतु ऑक्सीजन का उपयोग
भोजन के ऑक्सीकरण के लिए करते हैं। जो पचा हुआ भोजन है उसके ऑक्सीकरण के लिए करते हैं। इसे कहते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं, विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किया जाता है। जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किया जाता है। संपन्न करने के लिए किया जाता है। जो अगला महत्वपूर्ण गैस है वायुमंडल में वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायुमंडल में लगभग 0.03% के आसपास होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्च या मंड का निर्माण करते हैं और उससे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपस्थित होना पौधों के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस कही जाती है। तो ऐसे अन्य गैसेस भी हैं वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस कही जाती है और उनसे होने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो इस धरती पर ग्रीन हाउस, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस उपस्थित हैं, उसका जो जनजीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा, धरती के वायुमंडल पर जो प्रभाव पड़ेगा, धरती के तापक्रम पर जो प्रभाव पड़ेगा, वह कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो भी क्या है आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी आपका ग्रीन हाउस गैस होता है। और ग्रीन हाउस गैस जो है इनका मुख्य कार्य होता है कि धरती से जो विकिरण के द्वारा उष्मा उत्सर्जित होती है, सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं और धरती के सतह को गर्म करती हैं। जो भी है जलाशय हैं या मृदा मंडल जो है धरती का ऊपरी सतह है, वह कुछ ऊर्जा को, उष्मा को अवशोषित करता है और कुछ उष्मा को वापस क्या होता है वायुमंडल में लौटा देता है, रिटर्न कर देता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में उपस्थित हैं वह इन विकिरण में उपस्थित उष्मा को ग्रहण कर लेती हैं और इसको ग्रहण करके क्या करती है, उष्मा को पुनः धरती पर लौटाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस जो हैं इन्होंने क्या किया, विकिरण, धरती के द्वारा जो विकिरण के रूप में उष्मा निष्कासित की गई, उस उष्मा को ग्रहण किया और उस उष्मा को पुनः धरती पर लौटा देती हैं, जिससे कारण क्या हो जाता है, धरती के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अगर वायुमंडल में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नामक खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, धरती का तापमान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जो धरती के उत्तरी ध्रुव पर जो है ग्लेशियर है, जो बर्फ का बहुत बड़ा संग्रह है, अगर वह पिघलता है तो पूरी धरती के जलमग्न होने की संभावना होती है। समुद्र का जलस्तर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा और पूरी धरती क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी और धरती क्या हो जाएगी, विलुप्त हो सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से हमें सचेत रहना है और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ना तापक्रम को बहुत अधिक बढ़ा देगी। और अभी जो है औद्योगिकरण के समय हम ऐसे ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के मैंने दो उपयोग देखे। पहला तो है पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका उपयोग होता है, और दूसरा आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का आपका ग्रीन हाउस गैस है। CH4, इसे मीथेन कहते हैं या मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन गैस। यह मीथेन गैस भी क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस आपका गैस है, और यह धरती के तापक्रम में वृद्धि करने की क्षमता रखता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। दूसरा जो आपका है जलवाष्प होता है। जलवाष्प तो वायुमंडल में जो आर्द्रता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, तो वायुमंडल में आर्द्रता होने का मुख्य कारण क्या है, आपका जलवाष्प है, जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं। वाटर वेपर। तो मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यानी जो भी हम वाहन यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्सर्जित होता है। तो अगर पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है, कार्बनिक रसायन का पूर्ण रूप से अगर ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, और कार्बन रसायन का अगर ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जीव जंतुओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्या है, अधिक खतरनाक होता है। क्योंकि अगर मनुष्य की बात करें तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है इसका कार्य होता है गैसों का विनिमय करना। हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होता है ऑक्सीकरण के क्रिया के पश्चात, उसका भी वहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह हीमोग्लोबिन से जो रासायनिक बंधन बनाता है वह अस्थायी बंधन बनाता है। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में हम ग्रहण कर लेते हैं तो शरीर में उपस्थित जितना हीमोग्लोबिन होगा सारे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आपका बन जाएगा, और यह अस्थायी बंधन हो जाएगा, और हमारे शरीर में आगे गैस विनिमय के लिए हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होगा, और व्यक्ति की घुटन से मृत्यु हो सकती है। तो जो भी आपके जो जीवाश्म संबंधित आपके ईंधन जो हैं, पेट्रोल हैं और डीजल हैं, उनका अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, उत्सर्जित होगा, जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 1000 गुना अधिक खतरनाक होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा कुछ मात्रा में अक्रिय गैसेस भी वातावरण में उपस्थित होती हैं, जैसे आपका नियॉन है। हीलियम चूंकि बहुत हल्का होता है तो वायुमंडल में कम ऊंचाई तक तो उपस्थित नहीं होता है, ऊपरी एक्सोस्फीयर में, वायुमंडल में, वहाँ आपका हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पाई जाती है। धरती के निचली सतह में हीलियम और हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि गैसें क्या होती है, बहुत अधिक हल्की होती हैं। तो कुछ मात्रा में जो अक्रिय गैसेस हैं, आपका नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, और जितने आपकी जो अक्रिय गैसेस होती हैं, ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन गैस के रूप में पाई जाती हैं। तो कुछ मात्रा में नियॉन और आर्गन वातावरण में आपके उपस्थित होते हैं। तो बहुत अल्प मात्रा में नियॉन तथा आर्गन उपस्थित होते हैं, बहुत ही अल्प मात्रा में नियॉन तथा आर्गन अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। अत्यल्प मात्रा कहें हम, बहुत ही कम मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं, मात्रा में उपस्थित होते। तो हमने अभी चर्चा की वायुमंडल में उपस्थित गैस के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, और इससे होने वाले धरती पर प्रभाव के बारे में, जीव जंतुओं पर इससे होने वाले प्रभाव के बारे में हम लोग अगली कक्षा में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।